तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है। इसके बारे में हमने डिटेल से देखा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास क्या होता है जी। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज with respect to distance is called potential gradient। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था और हमने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी प्रूव की थी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की आपके पास इक्वेशन क्या थी, और वो आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। इसको हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। इसी के साथ हम लोगों ने इक्वो पोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस किया था कि भाई इक्वो पोटेंशियल सरफेस आपके पास क्या होता है। इसके बारे में हमने ये बात की थी कि इक्वो पोटेंशियल सरफेस मतलब आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी आपके पास इक्वल पोटेंशियल। अब इक्वल पोटेंशियल का क्या मतलब आ गया कि आपके पास हर पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम होगा। उसमें आप लोग क्या कहोगे, दिस इज द इक्वल पोटेंशियल आ गया। तो इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि सपोज करो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ मूव कर रही है, तो आपके पास ये खास किस्म का पॉइंट बन जाएगा जहां पर आपके पास पोटेंशियल जो है वो बराबर होगा। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वल पोटेंशियल सरफेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कल के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या करना है, आज के सेशन में हम लोगों ने हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को डिफाइन करना है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आपके पास किस तरह से आएगी। और इसी के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक आपके पास बोर्ड के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और एनएमडी के हवाले से भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपने लाजमी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ और इस चीज को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखते हैं। ठीक है, सपोज करो भाई अगर आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ठीक है, ये आपके पास खूबसूरत सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास बाहर की तरफ मूव करेंगी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई जो कि बाहर की तरफ मूव कर रही है। आपने क्या किया, एक और पॉजिटिव चार्ज लिया, छोटा सा पॉइंट चार्ज। ये आपने छोटा सा पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है, तो ये आपने पॉजिटिव चार्ज रखा। अब मुझे बताओ ये जो आपके पास पॉइंट चार्ज है इसको आपने क्या नाम दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज, क्या नहीं, या टेस्ट चार्ज आप इसको कह सकते हो। इसका नाम आ गया टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब आप क्या करते हो, जब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी पर रखोगे तो मुझे बताओ ये टेस्ट चार्ज आपके पास कहां पर मूव करेगा, 1 की डायरेक्शन में मूव करेगा या 2 की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये टेस्ट चार्ज आपके पास कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्वियसली 2 की डायरेक्शन में आपके पास मूव करेगा। तो यही टेस्ट चार्ज मूव करके कहीं दूर जाकर चला गया, कहीं दूर जाकर ये टेस्ट चार्ज चला गया। कहां पर गया जी, जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है वहां पर आपके पास ये टेस्ट चार्ज पहुंच गया। अब आप क्या करते हो, इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाते हो काफी दूर से। इस टेस्ट चार्ज को आपने मूव करवाया कहां पर, पॉइंट चार्ज के करीब। ये जो आपके पास चार्ज मौजूद है इसके करीब आपने मूव करवाया। तो मुझे बताओ जब आप इसको मूव करवाओगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको मूव करवाओगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपने वर्क किया इस चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम पॉइंट इनफाइनाइट टू पॉइंट ए की तरफ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सब लोगों से। सवाल ये है कि सपोज करो भाई
आपके पास ये टेस्ट चार्ज एक यहां पर पड़ा है पॉइंट बी पर, दूसरा टेस्ट चार्ज आपके पास ये आ गया पॉइंट सी, तीसरा आ गया पॉइंट डी, चौथा आ गया पॉइंट ई, और यहां पर आ गया पॉइंट ए। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा फोर्स कहां पर लगेगी, सबसे ज्यादा काम आपको कहां पर करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को अंदर की तरफ मूव करवाने के लिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं भाई पॉइंट ए पर आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि भाई सबसे ज्यादा काम आपको कहां पर करना पड़ेगा? क्या पॉइंट बी पर करना पड़ेगा, पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट डी के ऊपर, या पॉइंट ए के ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा? ऑब्वियसली पॉइंट बी पे आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी पर आपके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगी। ठीक है, पॉइंट बी पर आपके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगी, तो आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। सर बिल्कुल समझ नहीं आई, थोड़ा सा डिटेल से बताओ, थोड़ा सा डिटेल से बताओ। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो भाई आपके पास ये ऊपर से पानी आ रहा है, ये एक आपके पास पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के ऊपर से आपके पास पानी आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके पास, ये एक और खूबसूरत सी पहाड़ी ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताओ आप लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात कहां पर होगी पहाड़ी में चढ़ने के लिए? पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, या पॉइंट डी पर? सबसे ज्यादा मुश्किलात आपको कहां पर होगी ऊपर चढ़ते वक्त? ऑब्वियसली पॉइंट डी पर आपके पास सबसे ज्यादा मुश्किलात होगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट डी पर आपके पास एक पानी का प्रेशर भी का सबसे ज्यादा है। ऐसी बात है कि नहीं? पॉइंट डी पर पानी का प्रेशर भी सबसे ज्यादा है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट डी पर आपके पास जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल पीक पॉइंट के ऊपर है, तो यहां पर चढ़ना सबसे मुश्किल होगा एज कंपेयर टू पॉइंट ए पर। तो यहाँ पर आप लोग देखते हो भी कि बड़ी आसानी से चढ़ना शुरू करते हो, पॉइंट बी पर भी बड़ी आसानी से, पॉइंट सी पर भी, लेकिन जब डी पर आते हो तो आप लोग थक जाते हो। एग्जैक्टली यही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि भाई जब आपने पॉइंट इसको रखा, किसी टेस्ट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे रखा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो आप आसानी से अंदर की तरफ मूव कर रहे थे। जो जो आप अंदर की तरफ गए, तो पॉइंट ए पर आपके पास थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाई। जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो तो वही थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा आपके ऊपर, आप थोड़े से और अंदर गए तो आपके ऊपर कुछ आपको ज्यादा काम करना पड़ा, और ऐसे करते 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 जब आप इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए की तरफ मूव करवाओगे तो आपको इसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगली बात, आपने टेस्ट चार्ज को मूव करवाया, तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने वर्क किया। आपने क्या किया? वर्क किया। वर्क कैसे किया? आपने इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाया, तो ये आपके पास पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डेल्टा आर आ जाएगा। तो आपने बेसिकली क्या किया? वर्क किया। और वर्क आपके पास किसके इक्वल होता है? ये सबको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो ये आपके पास वर्क आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज डेल्टा आर, कि ये डेल्टा आर आपके पास क्या होगा? तो डेल्टा आर आपके पास इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा? डेल्टा आर के। यानी डेल्टा आर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? आर ए माइनस आर बी के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा आर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? आर ए माइनस आर बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेरे पास अब वर्क की इक्वेशन आपने निकाली थी, अभी पिछले जन्म में आपने इक्वेशन निकाली थी कि वर्क आपके पास किसके इक्वल था? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर ए माइनस आर बी के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। और यहां पर जो मेरे पास एफ है, ये फोर्स
बेसिकली फोर्स है। तो मुझे बताओ ये फोर्स आपके पास कौन सी फोर्स है? ये जो आपने F लिखा हुआ है, यहां पर जो फोर्स है ये मेरे पास कौन सी फोर्स है? एग्जैक्टली ये वाली फोर्स मेरे पास कुलम्बिक फोर्स है। हियर एफ इज द कुलम्बिक फोर्स। कौन सी फोर्स है आपके पास? कुलम्बिक फोर्स। दैट इज फोर्स मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी? एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर फोर्स की वैल्यू पुट करता हूं, तो मेरे पास वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? तो वर्क मेरे पास इक्वल हो जाएगा W इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा? आर ए माइनस आर बी आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये मेरे पास आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग इससे आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। रिपीट कर लेंगे, आखिर में रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो वर्क आपने निकाला कि W इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या बन गया? आर ए माइनस आर बी बन गया। ठीक हो गया? रिपीट करते हैं बच्चे, थोड़ा वेट करो। अब मुझे बताओ, आपके पास लिखा हुआ है आर स्क्वायर, क्या मैं आर स्क्वायर को उठा के ये लिख सकता हूं आर इंटू आर? क्या मैं आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि सबको पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होती है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले आर की जगह पर ए लिख लिया और दूसरे आर की जगह पर बी लिख लिया, क्योंकि दो आर थे ना। तो पहले आर की जगह पर मैंने ए लिख लिया और दूसरे आर की जगह पर मैंने बी लिख लिया। तो वर्क मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? W इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी आ गया। पोइश होगा ना? गुड जमा, पोइश होगा ना? यहां तक तो बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा आगे देखते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, एक स्टेप देखना। मैंने लिखा W इज इक्वल टू के Q1 Q2, अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा? आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए आर बी आ गया। ठीक है, यानी मैंने ये जो के Q1 Q2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया और इस पूरी टर्म को उठाकर एक जगह पर लिख लिया। ठीक है, तो ये पूरी टर्म मेरे पास उठाकर एक जगह पर आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहां पर इस स्टेप को जरा गौर से देखना। ठीक है, अब देखो भाई, क्या मैं इस स्टेप को उठा के ऐसे लिख सकता हूं? आर ए आर बी को एक तरफ और आर ए आर बी को दूसरी तरफ उठा के लिख लूंगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मैंने उसको उठा के लिखा W इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर ए इंटू आर ए आर बी माइनस आर बी इंटू आर ए आर बी आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको अलग अलग उठा के लिख लिया। ठीक है, अलग अलग उठा के मैंने इसको लिख लिया। अब जाहिर सी बात है, यहां पर आर ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आर बी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे मेरे पास वर्क क्या रह जाएगा? W इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर ए आ जाएगा। ठीक हो गया?
तो ये मेरे पास वर्क की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेप लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिया, अज्यूम किया हुआ है कि मेरे पास जो आर ए है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। मैंने अज्यूम किया है कि आर ए मेरे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, मेरे पास ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो वर्क मेरे पास क्या रह जाएगा, W इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो ये मेरे पास वर्क की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और आप सबको ये पता है कि ये वर्क मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो यही वर्क मेरे पास क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। मैथमेटिकल स्टेप्स को दोबारा एक दफ़ा देखते हैं। मैथमेटिकली स्टेप्स को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं भाई कि आपने इसको कैसे लिया। ठीक है, सारे स्टेप्स को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं, शॉर्टकट फॉर्म देखते हैं और इस स्टेप्स को दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। पहला स्टेप मेरे पास क्या आ गया, आपने वर्क को निकाला था। तो वर्क मेरे पास किसके इक्वल था, W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर मेरे पास डिस्टेंस था और F मेरे पास फोर्स आ गया। ठीक है, और आपको ये पता था कि डेल्टा आर मेरे पास किसके इक्वल है, आर ए माइनस आर बी के इक्वल आ गया। तो वर्क मेरे पास और फोर्स मेरे पास किसके इक्वल थी, फोर्स मेरे पास इक्वल थी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या लिख लिया, आर ए आर बी लिख लिया। वैल्यूज उठा के पुट करो और देखो भाई मेरे पास रिजल्ट क्या आता है। तो जब मैंने वैल्यूज उठा के पुट की तो वर्क मेरे पास क्या आ गया, W इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर ए आर बी इंटू आर ए माइनस आर बी आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप आपके पास आ गया। अब आपने क्या किया, आर ए को दोनों तरफ आपने डिवाइड की, यानी आपने इसको अलग कर लिया और आर बी को आपने अलग कर लिया। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू के Q1 Q2, अंदर क्या रह गया, अंदर मेरे पास रह गया आर ए डिवाइडेड बाय आर ए आर बी माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर बी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आर ए से कैंसिल आउट हो गया, आर बी से कैंसिल आउट हो गया। तो वर्क मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, W इज इक्वल टू के Q1 Q2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर ए आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक स्टेप लिया कि भाई मेरे पास जो आर ए है वो इनफाइनाइट है। अगर मेरे पास आर ए इनफाइनाइट हो और आर बी मेरे पास आर के इक्वल हो, तो ये सबको पता है कि जब मैं यहाँ पर आर ए की जगह पर इनफाइनाइट पुट करूँगा तो 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट आपके पास 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास वर्क की क्या इक्वेशन आ जाएगी, तो W इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। और यही R मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ से मेरे पास U आ जाएगा, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। किसी बच्चे का कोई सवाल हो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकता है, वरना फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, नो सर क्लियर, लेकिन ये बुक में बहुत मुश्किल लिखा हुआ है, ये बात याद रखना। बुक की तरफ जब आप जाओगे तो ये बहुत मुश्किल लिखा हुआ है। सर इनफाइनाइट क्यों लेंगे, बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर आपने, इनफाइनाइट क्यों लिया। वो इस वजह से लिया कि जब आपको पता है कि भाई हमने जब पॉजिटिव चार्ज लिया था
तो जाहिर सी बात है इसमें मेरे पास पॉइंट्स आ रहे थे, यहाँ पर पॉइंट बी था, यहाँ पर पॉइंट ए था, और मैंने अज्यूम किया भाई कि जो पॉइंट ए है ये काफ़ी दूर है, इतना दूर है कि आप लोगों ने इसको इनफाइनाइट ले लिया, तो इस वजह से आपने इसको इग्नोर कर लिया। ये बहुत मुश्किल किस्म का टॉपिक था, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई मैथमेटिकली फॉर्म में क्लियर नहीं है, तो आप लोग अभी पूछ सकते हो, क्योंकि ये वाकई मुश्किल टॉपिक है, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप जब इसको बुक में जाकर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलो बच्चे 2 मिनट वेट करें, बस फिर आपके सवाल लेते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सर ये, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, फिर उसके बाद आपके सवाल लेते हैं बच्चे। 1 मिनट वेट करना प्लीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ज़रा गौर से देखना भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास है क्या चीज़। बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। एनएमडीकेट में सवाल आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्ट। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने वोल्टेज का ऑप्शन दिया होता है, किसी ने क्या ऑप्शन दिया था, लेकिन आपके पास एनर्जी की यूनिट आती है, ठीक है। अब जरा गौर से देखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास है क्या चीज। सपोज करो भाई, अगर आपके पास ये एक बैटरी है, कौन सी बैटरी है जी? ये 555 की बैटरी है, ठीक है। 555 की जो आपके पास बैटरी होती है, ये वो आ गई, या वोल्टा की आपके पास बैटरी। वैसे आजकल तो 555 की नसवार भी मिलती है। महमूद साहब किधर है भाई, उसे कहना है भाई कि 555 की आजकल नसवार भी मिलती है, लेकिन ये बैटरी है आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास बैटरी में एक पॉजिटिव प्लेट होती है, दूसरी आपके पास नेगेटिव प्लेट होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही होती है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगी, तो ये आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता है भाई कि अगर मैं क्या करूं, यहां पर अज्यूम करो कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख लिया, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन है ना, जिसका चार्ज आपके पास क्या है जी, 1Q आपके पास चार्ज आ गया। आपने इस इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी के दरमियान में रख लिया, इस इलेक्ट्रॉन को आपने बैटरी के दरमियान में रख लिया। अब इलेक्ट्रॉन की आपके पास नेगेटिव चार्ज, सबको पता है भाई। तो मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी से ए की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? एग्जैक्टली, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहां पर वोल्टेज 1 वोल्ट है, मेरे पास वोल्टेज क्या है, 1 वोल्ट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसने मूव किया। अगर मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ा देता हूं, अज्यूम करो भाई मैंने इसकी वोल्टेज रख ली 2 वोल्ट, तो अब मुझे बताओ, क्या ये तेजी से मूव करेगा या स्लो मूव करेगा? जब मैंने वोल्टेज बढ़ा दी, तो क्या ये तेजी से मूव करेगा कि स्लो मूव करेगा? ऑब्वियसली फास्ट मूव करेगा। इसको मैंने बढ़ाकर 12 वोल्ट कर लिया, तो ये और तेजी से मूव करना शुरू कर देगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी एनर्जी आ जाएगी। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, जो कि जितनी वोल्टेज में वो मूव करेगा, तो ये मेरे पास इसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, इसकी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा, वैसे वैसे आपके पास इसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, एनर्जी एक्वायर्ड, यानी जो उसको एनर्जी चाहिए होती है बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट डिस्प्लेस्ड अक्रॉस 2 पॉइंट्स व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास क्या होगा कि वो वाली एनर्जी जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज आपके पास 1 वोल्ट हो और एक इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके दरमियान में जो एनर्जी होगी, जो इसके पास एनर्जी होगी, वो आपके पास किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी, ठीक है। यहां तक बात आपके पास क्लियर होगी, सिंपल सी इसकी बात आ जाएगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक एनएमडीकेट का सवाल पूछता हूं, एक खूबसूरत सा सवाल पूछता हूं एनएमडीकेट का। एक सवाल आप लोगों के पास है एनएमडीकेट का, ठीक है। सवाल क्या है जी, पहला सवाल है आपके पास
mass of electron, mass of proton is 183036 time greater than electron when it dissipated through 1 kilovolt potential, then energy is option number A 1 kilovolt, option number B 1836 kilo electron volt, option number C 1 divided by 1836 kilo electron volt, and option number D 1 kilo electron volt, and option number D बर्तन, कबूतर और साथ में झाड़ू। अच्छा जी, सवाल पूछा गया कि मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, यानी आपके पास जो प्रोटॉन है उसका मैस 1836 टाइम ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के। जब आपने इन दोनों पार्टिकल्स को मूव करवाया, कहाँ पर? किसी 1 किलो वोल्ट पोटेंशियल पे, यानी 1000 वोल्टेज आपके पास मौजूद है, तो मुझे बताओ आपके पास एनर्जी क्या होगी? तो बताओ भाई इसकी एनर्जी क्या होगी? तो किंजा खान ने कह दिया ऑप्शन नंबर बी है, और फनी साहब जो है वो कह रहे हैं कि सर जी मैं नहीं बताऊंगी, तुम मत बताओ। वो किधर है? दूसरी किधर है? वो आशा इम्तियाज किधर है ज़रा? हाँ जी, तो मिली रफ़ीक ने कह दिया ऑप्शन नंबर बी आता है जी। अब्दुल मजीद ने ऑप्शन नंबर ए का नाम दे दिया। महमूद साहब ने ऑप्शन नंबर बी का। तो बहुत से लोग कि सर आप बता दें बहुत अच्छा होगा। कमाल है, वैसे तुम्हारा ऑप्शन क्या है पहले तुम ये बताओ। सर नेट नहीं आता तो क्या करें? अपना नेटवर्क चेंज करें और क्या करें, बल्कि दुआ करें। हाँ जी सर, आई एम विद राइट ऑप्शन। कमाल है वैसे ये तो फिर वो वाली बात होगी, आई एम विद राइट ऑप्शन। ये तो फिर वो इमरान खान वाली बात, ठीक है ना भाई? वो लोटे लोटे वाली बात जहाँ जिसकी हुकूमत होगी उसकी तरफ चले जाएंगे ना। ये क्या बात हुई भाई? भाई आपने स्टैंड लेना चाहिए। सर जी मैं एक तरफ हूँ, नहीं तो फिर इमरान खान वाली बात होगी ना। वरना फिर ऐसा ना हो कि कल से मैं भी यहाँ पे लोटा लेके आ जाऊँ, बल्कि यहाँ पर फिर झाड़ू के साथ मैं लोटा भी लिखूंगा आइंदा के बाद। झाड़ू के साथ लोटा। अब लोटा कौन सा होगा भाई? जो कहेगा कि जिसका ठीक आंसर होगा मैं उसके साथ हूँ। हाँ भाई, कौन है भाई लोटा? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, ए बी सी डी में से एक है, यानी तुम्हारा ऑप्शन नंबर ई है। इसका मतलब यही हुआ। अच्छा भाई ज़रा गौर से देखना हो गरीब लोगों, इस ऑब्वियसली आप सबको पता है, नज़र आ रहा है भाई कि मैस ऑफ प्रोटॉन आपके पास 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होगा, तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी 1 डिवाइडेड बाय 186 टाइम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और सिंपल सी बात आ गई ना कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, प्रोटॉन का मैस आपके पास ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। एग्जैक्टली, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है, जो कि टोटली गलत है। अब इसका राइट ऑप्शन देखते हैं भाई, इसका राइट ऑप्शन क्या आ गया। अब जरा गौर से देखो भाई, ये आपके पास आ गई वोल्टेज, ये आपके पास आ गई वोल्टेज। वोल्टेज आपके पास कितनी है? वोल्टेज आपके पास कितनी है? 1 किलो वोल्ट। ठीक है, अब आपको यह पता है कि भाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? क्यू। मैंने मैस की बात नहीं की, मैंने क्यू की बात की है। क्यू आपके पास किसके इक्वल होगा?
दोनों का चार्ज सेम होता है कि नहीं होता? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपके पास सेम होता है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 कूलम या 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब एनर्जी आपके पास किसकी इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर क्या उसने मैथ की बात की हुई है? क्या उसने मैथ की बात की है? नहीं की हुई। तो ई की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 ई और 1 किलो वोल्ट। तो ये क्या काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है बच्चे। तो बच्चे आज के लिए इस सेशन इसके लिए काफ़ी है। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।